हाय दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है फिर से आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल का बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देखकर आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाओगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपके डाउट्स भी आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा एक्सेल का प्रीवियस वीडियो जरूर देखा होगा, और नहीं देखा है तो जरूर देखिए, और उसी से आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। हाय दोस्तों, हम कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आज हम कुछ नया सीखेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हम आज स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स पर काम करना और डेटा की टेबल फॉर्मेट में एंट्री और डेटा की एडिटिंग और फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा एंटर कर लेते हैं। उसके लिए मैं आपको एक डेटा की टेबल बना के दिखा रही हूँ, आप इसे सेम कॉपी कर सकते हो। डेटा में मैं एम्प्लॉयज़ का डेटा लेने वाली हूँ, जैसे एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। ठीक है दोस्तों, इसके लिए यहाँ पे एक ऑटोफिल का हम एक रिमाइंडर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने यहाँ पे 1 लिया है और इसको मैं अपने 5 सेल में कॉपी करना चाहती हूँ। ठीक है, कॉपी भी कर सकती हूँ, या फिल सीरीज का जब मैं ऑप्शन यूज़ करूँगी तो ये अपने आप 1 2 3 4 ले लेगा, जो कि अपने आप में यूनिक रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम नाम, एम्प्लॉय का नाम कुछ भी ले सकते हैं। सैलरी मैंने रैंडम ली है। ये मैं डेटा एंटर करती जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम डेटा एंटर करने के लिए कोई सी भी कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको डेटा रैंडम एंटर करके बताया। अब इस पे हम कैसे आगे फॉर्मेटिंग कर सकते हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो डेटा एंट्री करना तो सीख गए दोस्तों आप। अब इस डेटा को मान लीजिए मुझे एक टेबल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले जैसे अपने माउस से पूरे इस टेबल को या पूरे इस डेटा को सिलेक्ट कर लूँगी। और आप, ये होम बटन है, होम, तो अब मैंने पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है और इसमें होम टैब है, उसमें आपको यहाँ पे ये बॉर्डर और ये टेबल का साइन दिख रहा होगा, ये बोल्ड इटैलिक यू, इसके यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेना है। इससे क्या है, हमारे सारी जो टेबल है उस पर आप देख रहे होंगे बॉर्डर्स आ चुकी है, एक टेबल बन चुकी है। आज इसी पे हम टेबल के फॉर्मेट में जो हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, इसी पे हम फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। जैसे आपको ये फॉर्मेटिंग के सारे टूल जो हैं ये इस रिबन में दिख रहे होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, इसको रिबन कहते हैं। यहाँ से मान लीजिए मुझे इसका फॉन्ट का कुछ फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट का नेम, मतलब ये देखिए ये बोल्ड में आ गया, वापस मुझे उसी में रखना है, मैंने उसी में कर दिया। अब मान लीजिए मैंने इसको किसी में किया और मुझे वापस से उसी फॉर्मेट में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, Ctrl+Z, तो इससे ये हो जाएगा अंडू और हमारे पास में उसी में डेटा अवेलेबल हो जाएगा। अब मान लीजिए मैंने ये बॉर्डर तो कर दिया, उसके अलावा जो मेरी ये फर्स्ट रो है, तो ये मेरे पास में क्या यूनिक है, तो इसको मैं चाहती हूँ कि ये बोल्ड में हो जाए। तो यहाँ पे मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया। आप देखते जाइए, मैं करके बता रही हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आपने देखा कि कैसे मैंने इसको पूरी रो को सिलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने बोल्ड पे क्लिक कर दिया, तो इसमें जो भी डेटा है वो हमारे पास में बोल्ड में आ गया है। अब मान लीजिए मुझे ये चीज़ें सेंटर में चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट सेट किया है इसका सेंटर, तो ये सेंटर में आ रही है सारी चीज़ें। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा हमारे पास में मान लीजिए ये रो है मनीष, या मान लीजिए मेरे पास में कोई ऐसा डेटा है जो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, या मनीष का डेटा है वो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसके साथ में क्या कर सकती हूँ, इसको डिफरेंट कलर में दे सकती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने रेड कलर किया है। रेड कलर करने के लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये ए में आपको ये ड्रॉप डाउन जो लिस्ट दिख रही है, इसमें आपके पास में बहुत सारे कलर्स आते हैं। मोर कलर्स में जाके आप यहाँ से भी कोई कलर्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इसके लिए मैंने यहाँ पे रेड कलर कर दिया है। इस रो को मुझे सेलेक्ट करना होगा। आपको ये ध्यान रखना होगा, जिस भी रो पे आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, उसे काम करना चाह रहे हैं, उसको आपको पहले सेलेक्ट करना होगा एंड फिर ही आप उस पर वर्क करें आगे। अगर आपने किसी और पे सेलेक्ट कर दिया तो वो सारा वर्क उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा या सारी फॉर्मेटिंग उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जिस भी रो को, कॉलम को आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपका एक्टिव सेल हो जाएगा जिस पे आप काम करने वाले हो। ठीक है, जैसे मैंने इस रो को सेलेक्ट किया तो ये मेरा स्टार्ट हो गया है। अब मैं इस पर कोई सा भी अदर कलर डालना चाहूँ, जैसे मैंने ग्रीन किया है, तो वह अप्लाई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ जो शायद आपने पहले नहीं देखी होगी, आपको पता नहीं होगी। तो जैसे हमारी ये पूरी जो शीट है, अगर हमें उसे सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा ए के पहले ये यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, अगर आपको इसका यूज़ क्या है, इससे हमारी पूरी शीट सेलेक्ट हो जाती है। इसका सबसे मेन यूज़ मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई डेटा लिखा, अमित, और मैंने इस रो को बड़ा कर दिया। इस रो का जो साइज़ है वो मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस कॉलम का साइज़ भी बड़ा कर दिया। ठीक है, आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये किस तरह से मैंने किया है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये इस बटन पे क्लिक करके मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके हमारे सेल का साइज़ बढ़ाया है। अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सेल में जो लिखा हुआ है उसके जितना ही मेरा कॉलम का साइज़ रहे और मेरे सेल का साइज़ रहे या मेरी रो का साइज़ रहे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले पूरी हमारी शीट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में यहाँ आके जिस कॉलम पे मेरे को करना है कि वो उसका जो डेटा है वो उसके अकॉर्डिंग ही उसका सेल का साइज़ रहे, तो उस पर आके हम डबल क्लिक कर देंगे। अब मेरे को इस रो पे चाहिए तो मैं पहले मेरे को शीट हमेशा हमारी सेलेक्ट होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने आके ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया है। तो जितना मेरे कंटेंट का साइज़ है या जो मेरा डेटा लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग मेरे सेल और कॉलम और रो अपने आप सेट हो गए हैं। जैसे देख सकते हो, पहले मैंने एम्प्लॉय कोड में ज़्यादा स्पेस दे रखा था, वो उसके हिसाब से सेट हो गया, नेम भी उसके हिसाब से सेट हो गया और सैलरी भी उसके अकॉर्डिंग सेट हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा कि किस तरह मैंने इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करी है। दोस्तों हमारे पास में फॉर्मेटिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको दिख रही होगी। आप बोल्ड, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो। उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे जो अभी आपको मैंने बताया, ये पूरी शीट को सेलेक्ट करके हमारे सिंगल रो और कॉलम को उसके डेटा के अकॉर्डिंग उसका साइज़ करना, उसे दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे हम केवल सिंगल रो या सिंगल कॉलम या पूरी रो या पूरे कॉलम का साइज़ जो है उसके डेटा के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, उसे हम रैप टेक्स्ट भी बोलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में ऑटोमेटिकली दिया हुआ है, हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट की बताया जो कि हम यूज़ किया है। ठीक है, उसके अलावा मर्ज कर सकते हैं हम सेल्स को, सेंटर अलाइन कैसे करना है, वो सारी चीज़ें हमारे पास में अवेलेबल है। उसके अलावा भी काफ़ी फॉर्मेटिंग बचती है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। तो आप हमारे रेगुलर वीडियोस देखते रहिए और हमारे वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम बढ़ते हैं नई चीज़ की तरफ। आज हमने सीखा कि हमने टेबल कैसे बनाई है और उसमें डेटा एंटर करना है और टेबल की फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट है, हमारे पास में काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल है। हमारे पास में काफ़ी ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम ये वर्क कर सकते हैं। जैसे हमें थिक बॉर्डर चाहिए, तो पहले जैसे मैंने क्या किया, थिक बॉर्डर तो किया लेकिन मैंने उसे सेलेक्ट नहीं किया। तो थिक बॉर्डर को मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये बॉर्डर हमारी थिक आ गई। ठीक है, जो इंटरनल बॉर्डर है वो हमारी थिक नहीं है, तो उसके लिए भी हम आगे बहुत सारे ऑप्शन है, उन पर क्लिक करके हम अंदर की जो बॉर्डर है उसको भी थिक कर सकते हैं। ओके, ठीक है दोस्तों, अब हमें शीट से सारा डेटा डिलीट कर देते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने डेटा डिलीट किया है लेकिन मेरी फॉर्मेटिंग डिलीट नहीं हो पाई है। तो उसके लिए हम एक चीज़ करते हैं, यहाँ पे जाके क्लियर फॉर्मेट, तो ये हमारी फॉर्मेटिंग जो है क्लियर हो जाती है। ये हमने हमारी शीट को खाली कर लिया। अब हम जो नई चीज़ आज सीखने वाले हैं, जैसे मैंने आपको बताया था स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग क्या होता है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं।
दोस्तों स्ट्रिंग होता है जो भी हमारी कैरेक्टर वैल्यूज़, एक या एक से ज़्यादा जो कैरेक्टर होते हैं उसको हम, जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उसमें हम स्ट्रिंग बोलते हैं। मान लीजिए मैंने 1 लिखा तो वो स्ट्रिंग नहीं कहलाएगा, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं वो हमारे स्ट्रिंग कहलाएंगे। मान लीजिए मैंने C लिखा तो ये भी एक कैरेक्टर है, तो ये भी स्ट्रिंग कहलाएगा। मैंने पूरा कैरेक्टर लिखा तो वो ये भी एक स्ट्रिंग है। मैंने मान लीजिए रूपा लिखा तो ये भी एक स्ट्रिंग है। मैं कोई भी सेंटेंस लिखती हूँ तो वो स्ट्रिंग में आता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्ट्रिंग पे ही काम करने वाले हैं। मैं आपको बताती हूँ स्ट्रिंग का यूज़ कैसे होता है और स्ट्रिंग के क्या क्या फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे यूज़ में आते हैं, उसी पे आज हम काम करेंगे दोस्तों। तो एक थोड़ा सा डेटा क्रिएट कर लेते हैं। जैसे मैंने नाम लिखा महेंद्र भवानी, ठीक है, ये मैंने नेम लिख दिया है। और मुझे लग रहा है कि ये मेरा सेल का डेटा बड़ा है तो मैंने उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे मैंने इसका फर्स्ट नेम लिया है, यहाँ पे मैं इसका लास्ट नेम ले लेती हूँ। तो महेंद्र भवानी, मैं यहाँ पे भवानी को रिप्लेस नहीं कर रही, मैं चाहूँ तो रिप्लेस कर सकती हूँ, हम कुछ और भी लिख सकते हैं। जैसे भवानी कुमार लिख दिया मैंने, महेंद्र भवानी कुमार, ठीक है। और इस पे जो मैं आगे फंक्शन अप्लाई करने वाली हूँ उन फंक्शंस के आपको नेम लिख के बता रही हूँ। दोस्तों मैं एक और चीज़ आपको बताती हूँ, जब भी मैं फंक्शन वर्ड यूज़ करती हूँ तो फंक्शन मतलब फॉर्मूला दोनों इक्वल बात है, और जो फंक्शन या फॉर्मूला होता है उसके आगे ये दोनों प्रेसेस आते हैं। क्लोज करती हूँ तो इसका मतलब होता है यहाँ पे ये एक फॉर्मूला है या एक फंक्शन है। तो ये मैंने नाम लिखा है, एक लेफ्ट नाम का फंक्शन है, एक राइट नेम का फंक्शन है। यहाँ पे इस पे देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग हुई हुई है जो मैंने हटा दी है। एक मिड नाम का फंक्शन है और एक अपर नाम का फंक्शन है। ये इस रो पे हमारी फॉर्मेटिंग हुई भी है तो उसको हम हटा देते हैं। उसको हमें सेलेक्ट करना है क्योंकि ये टॉगल केस है। टॉगल केस के बारे में भी मैंने आपको हमारे फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसके बारे में आपको जानना है डिटेल में तो आप हमारे फर्स्ट वीडियो को जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये हमारे सेल के ऊपर जो मैंने डेटा लिखा है जिसे हम स्ट्रिंग कह रहे हैं उसका इन फंक्शंस के थ्रू क्या यूज़ आने वाला है। ठीक है दोस्तों, पहला हमारा फंक्शन है लेफ़्ट। लेफ़्ट नाम का फंक्शन हमें लिए क्या करेगा, और हमारा थंब रूल क्या था कि हमेशा हमें इक्वल साइन का यूज़ करना है और फिर हमें फंक्शन का नाम लिखना है। जैसे मेरे पास में लेफ़्ट लिखा हुआ आ गया है। अब मैं चाहती हूँ कि लेफ़्ट फंक्शन हमारे लिए क्या करेगा कि इस जो कॉलम है इसमें जो लेफ़्ट से 3 कैरेक्टर हैं, ठीक है, हमारे जो लेफ़्ट से 3 कैरेक्टर हैं, मान लीजिए ये जो लेफ़्ट है हमारे इसके 3 कैरेक्टर है वो हमें चाहिए। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, कितने चाहिए वो मैंने बता दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो MAH देखा आपने, जो लेफ़्ट से हमारे कैरेक्टर है वो हमारे पास में विजिबल हो गए। आप इस फॉर्मूला को देख सकते हो। सिर्फ मैंने क्या किया, इक्वल लिखा है, लेफ़्ट लिखा है और हमारा सेल सेलेक्ट किया है और उसके बाद में मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे दिया है कि कितने कैरेक्टर्स मुझे चाहिए। मान लीजिए मुझे 5 कैरेक्टर्स चाहिए तो मैंने 5 कैरेक्टर्स करके बता दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरह देखा आपने, ये लेफ़्ट फंक्शन का यूज़ है। फिर आगे बढ़ते हैं राइट फंक्शन के लिए। राइट फंक्शन के लिए हमें सेम प्रोसेस करना है, इक्वल लगाना है। राइट फंक्शन का नाम है राइट लिखना है। अब हमें ब्रेसेस ओपन करने हैं और उसके बाद में हमें कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। अब हमें राइट से कितने कैरेक्टर्स चाहिए वो हमें बताना है और एंटर प्रेस करना है। अब देखिए राइट से हमारे पास में जो भी कैरेक्टर थे वो हमारे पास में अवेलेबल हो गए। इसी तरह हमें मिड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मिड फंक्शन के लिए मान लीजिए जो हमारा कॉलम है उसे मैंने पहले सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मुझे स्टार्टिंग बताना है कि कौन सी स्टार्ट से मिड से मेरे को चाहिए। मान लीजिए मैंने 2 लिखा और उसके बाद में मुझे कॉमा लगाना है और बताना है कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो ये हमारे कैरेक्टर्स के डेटा को निकाल के बता देगा। जैसे मैंने किया सेकंड पोजीशन
पहले मैंने कॉलम सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैंने बताया सेकंड पोजीशन पे हमें जाना है, सेकंड पोजीशन से हमें चाहिए, और उसके बाद में मुझे चाहिए कि 3 कैरेक्टर्स निकल के आएँ। तो हमारे पास में 3 कैरेक्टर्स निकल के आ गए हैं। इसी तरह हम अपर केस में काम करेंगे। अपर केस का मतलब क्या होता है दोस्तों? अपर केस का मतलब होता है कि जो भी हमारा डेटा है उसको सारे को कैप्स लॉक में, मतलब कैपिटल लेटर्स में शो करना। ये अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको अपर फंक्शन लिखना है। देखिए दोस्तों, आप देख रहे होंगे जैसे मैं इक्वल साइन लगाती हूँ और अपर के लिए यूपी लिखती हूँ तो हमारे पास में अपर आ जाता है। तो आप इसे टैप करके भी आपके पास में लिखा हुआ आ जाएगा सेम। आपको क्या करना है, टैप प्रेस करना है की को। टैप की को आप प्रेस करेंगे तो आपके पास में अपर वैसा का वैसा लिखा हुआ आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको क्या करना है, पूरा हमारे सेल सेलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना। तो आप देख रहे होंगे कि हमारा ये सेल के अंदर पूरा ये सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में आ गई है, जो भी हमारा डेटा था, जो सेलेक्टेड डेटा था। इसी तरह दोस्तों हम दूसरे फंक्शंस अप्लाई करके देख सकते हैं, जैसे कि लोअर फंक्शन में क्या होता है, सेम चीज़ कि हमारा जो भी डेटा है, जैसे मैंने कॉलम को सेलेक्ट किया, जो भी डेटा है मेरे पास में वो लोअर कैपिटल में, मतलब छोटी ABCD अगर आप नॉर्मल भाषा में बोलो, या हमारे स्मॉल लेटर्स में आ जाए। फंक्शन होता है एक ट्रिम फंक्शन का क्या यूज़ होता है, जैसे हम ट्रिम नहीं करवाते, जैसे बॉयज़ करवाते हैं या गर्ल्स करवाते हैं अपने हेयर्स को ट्रिम, तो वहाँ पे से क्या करता है वो रिमूव कर देता है। तो इसी तरह ट्रिम फंक्शन यूज़ आता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास में एक्स्ट्रा स्पेस लिखी हुई है हमारे किसी भी कॉलम में, जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, इस सेल में मैंने एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर दिया स्टार्टिंग में, और मुझे चाहिए कि ये ट्रिम फंक्शन उस एक्स्ट्रा स्पेस को, ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताती हूँ ट्रिम फंक्शन का यूज़। जैसे मैंने उस कॉलम में आपको स्पेस देके बताया है, अब मैं ट्रिम फंक्शन का यूज़ करती हूँ। मैंने लिखा ट्रिम और यहाँ पे जाके मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये हमारे स्पेस को जो देख रहे होंगे आप, यहाँ पे मेरे पास में एक्स्ट्रा स्पेस है और दूसरी जगह भी एक्स्ट्रा स्पेस है, क्योंकि मैंने अपर केस यूज़ किया, लोअर केस यूज़ किया, तो वहाँ पे भी एक्स्ट्रा स्पेस है। लेकिन ट्रिम यूज़ करने के बाद में वो एक्स्ट्रा स्पेस अगर हमने कभी गलती से दे दिया है तो वो हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक नया फंक्शन हम यूज़ ज़रूर करते हैं, कॉन्केटिनेट। ये अलग फॉर्मेटिंग में मैंने इसको कर रखा है ऑलरेडी आपके लिए, जिससे कि आपको अलग से दिखे। मैंने इसका कलर हाईलाइट कर देती हूँ और इसे बोल्ड कर देती हूँ। कॉन्केटिनेट का मतलब होता है दोस्तों दो चीज़ों को जोड़ना, दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना। मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट नेम है और ये मेरा लास्ट नेम है, तो इन दोनों को जोड़ के अगर मुझे दिखाना है तो मैं किस चीज़ का यूज़ करूँगी, कॉन्केटिनेट फंक्शन का। ठीक है दोस्तों, इसके लिए मुझे क्या करना है, सिंपली कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज़ करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर सेकंड कॉलम सेलेक्ट करना है, फिर एंटर प्रेस कर देना है। आप देख रहे होंगे महेंद्र भवानी कुमार लिखा हुआ आ चुका है हमारे पास में। अभी दोस्तों आप बोलोगे मैम यहाँ पे महेंद्र और भवानी के बीच में तो स्पेस था, लेकिन ये कुमार के पास में स्पेस ही नहीं आ रहा, तो अब हम इसका कैसे यूज़ करें। देखिए दोस्तों, इस चीज़ का एक और सॉल्यूशन है, या तो आप पहले से ही कुमार के पहले स्पेस दे के रखें। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी ये स्पेस ले लेगा। नहीं, अगर आप भूल चुके हैं तो इसके लिए एक और चीज़ है, कॉन्केटिनेट को आप एक और चीज़ से यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ एम्परसेंड साइन। मतलब आपको दो स्ट्रिंग्स को जोड़ना है या दो सेल के डेटा को जोड़ के दिखाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एंड फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉन्केटिनेट तो मैंने यूज़ किया ही है, साथ में ये एम्परसेंड साइन लगाऊंगी। और डबल कोट्स में स्पेस दे दूंगी और फिर से मैं एम्परसेंड साइन लगा दूंगी। तो ये क्या है, पूरा हमारा कॉन्केटिनेट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हमें कॉन्केटिनेट फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ इक्वल साइन यूज़ करना है और एंटर प्रेस करना है। देखा दोस्तों, अपने पास में सेम चीज़ आ गए हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, दैट इज़ इक्वल फंक्शन। मान लीजिए मेरे पास में ये दो हैं, महेंद्र भवानी और कुमार, इन दोनों को मुझे कंपेयर कराना है कि दोनों जो सेल हैं ये क्या आपस में इक्वल हैं, मतलब इनमें डेटा जो है वो सेम लिखा हुआ है।
अगर ऐसा है मुझे चेक करवाना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल फंक्शन पहले यूज़ करूँगी, इक्वल साइन पहले यूज़ करूँगी, उसके बाद में मैं हमारे सेल को सेलेक्ट करूँगी एंड फिर नेक्स्ट सेल को, पहले इक्वल साइन वापस से और फिर नेक्स्ट सेल को। तो ये हम पूछ रहे हैं कि क्या ये इक्वल है, तो ये फॉल्स आ गया क्योंकि दोनों में सेम डेटा नहीं लिखा हुआ है। और फिर जब हम इस चीज़ को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ हमारे पास ट्रू फंक्शन आ जाएगा। इसी तरह से दोस्तों अगर हम कोई एग्जैक्ट, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये हमारे पास में इक्वल साइन का यूज़ कंपेयर करने के लिए हो गया कि कंपैरिजन करके देख रहे हैं कि हमारा डेटा सेम है कि नहीं है। उसके अलावा एक लास्ट फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। इक्वल साइन यूज़ होने की वजह से वो हमारे अदर जो सेल्स हैं उनको सेलेक्ट कर लेता है, ठीक है। एक होता है एग्जैक्ट, वो भी सेम वर्क करता है, वो हमारे केस सेंसिटिविटी चीज़ को चेक करता है। उसके लिए हमें क्या करना है, इक्वल एग्जैक्ट फंक्शन लिखना है और हमारे कॉलम से उसको सेलेक्ट करके बताना है। जैसे यहाँ पे महेंद्र और ये सेलेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि हंस का यूज़ करते हैं और उसके अलावा कैसे हम डेटा एंटर करते हैं, उसको टेबल फॉर्मेट में एंटर करवाते हैं, उसका एडिटिंग करते हैं, उसका फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग के लिए काफ़ी चीज़ें हैं आगे जो मैं आपको अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी। एंड आज के वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हमारा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू और आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, सयोनारा।